ביום הזה, במקום הזה, ובמקומות רבים בארצנו, אנחנו זוכרים את נופלינו, את חטופינו, שאנו מחויבים להחזירם, את גיבורינו שנפלו למען הגנת המולדת והארץ. עברנו טבח נורא לפני שנה, ואנו קמנו כעם, כאריות, העם כלביא יקום וכארי יתנשא। ये थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले को याद करते हुए उन्होंने कहा, हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब एक और वीडियो देखिए। ये खालिद मशाल है। इस्माइल हानिया से पहले हमास का सर्वे सर्वा था। वो अक्टूबर 2023 के हमले पर बोला, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने इजराइल का भरोसा हिला दिया है, उनका मनोबल टूट चुका है। هذا الطوفان أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، وهو يعبر عن ذلك أنه يعيش حرب وجود، حرب وجودية هزت ثقته، دمرت نفسيته، أفقدت الشارع الصهيوني بالثقة بالنفس। आपने दो बयान सुने, इनका संदर्भ क्या है? संदर्भ है 7 अक्टूबर 2023 का आतंकी हमला, जब हमास ने इजराइल में घुसकर 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया। इस हमले में हमास के अलावा भी कई फिलिस्तीनी गुटों ने हिस्सा लिया था, लेकिन लीड हमास कर रहा था। हमास और उसके सहयोगी इस हमले को प्रतिरोध के तौर पर पेश करते हैं, जबकि इजराइल इसे नरसंहार और अस्तित्व पर खतरे के तौर पर दिखाता है, और इसी आधार पर उसने गाजा में जंग शुरू की। इसके दो मकसद थे, हमास का समूल नाश और बंधकों की सुरक्षित घर वापसी। आज उस जंग को 1 बरस पूरा हो गया है, लेकिन इजराइल अपने दोनों मकसद पूरे नहीं कर पाया। इस बीच 3 और बड़े मोर्चे खुल चुके हैं। मसलन लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीधी जंग चल रही है, यमन से हूती विद्रोहियों का हमला हो रहा है, और ईरान के साथ सीधी जंग की आशंका लगातार बढ़ रही है। तो आज हम जानेंगे इजराइल हमास जंग 1 साल में कहां पहुंची, पिछले 1 बरस में मिडिल ईस्ट कैसे बदला और भारत के स्टैंड को कैसे देखा जाना चाहिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल हमास जंग की पहली बरसी की। Brought to you by Sensodyne K and I10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 7 अक्टूबर 2023 हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। हमास ने इस हमले को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। ये मस्जिद जेरूसलम में स्थित है, हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के अंदर। यहीं पर यहूदियों की पवित्रतम जगह वेस्टर्न वॉल भी है। 1967 की जंग के बाद से इस पूरे कंपाउंड पर इजराइल का कंट्रोल है। बीच बीच में कट्टर इजरायली नेता कंपाउंड के अंदर दाखिल होते रहते हैं। फिलिस्तीनी इसका विरोध करते हैं, और ये विरोध भी कई दफा झड़प में या जंग में तब्दील हुआ है। 7 अक्टूबर वाले हमले पर हमास का बयान आया था कि ये बरसों के इजरायली अत्याचार का बदला है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में युद्ध का ऐलान किया था। इसके अगले ही दिन से इजराइल ने ऑपरेशन सॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया गाजा के मोर्चे पर। तब से अब तक क्या हुआ, 5 बिंदुओं में समझते हैं। पहला, नुकसान। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में लगभग 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 16,000 से ज्यादा बच्चे थे। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके बरक्स इजराइल के लगभग 1,500 लोग मारे गए। इनमें आम नागरिक, सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसके अलावा 9,000 लोग घायल हुए। और उन बंधकों का क्या हुआ? 112 बंधक पहले संघर्ष विराम समझौते के दौरान रिहा हुए। 37 बंधकों की डेड बॉडी इजरायली सेना बरामद कर चुकी है। तकरीबन 100 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, ये माना जा रहा है। आशंका ये भी है कि उनमें से 33 की मौत हो चुकी है। गाजा में अस्पतालों की क्या स्थिति है? जंग से पहले 36 अस्पताल काम कर रहे थे। WHO के मुताबिक 19 अस्पताल अब पूरी तरह बंद हैं। 17 किसी तरह चल रहे हैं, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रहे। विस्थापकों की स्थिति, जंग से पहले गाजा की आबादी 23 लाख, 10 लाख लोग विस्थापित की जिंदगी जी रहे थे। जंग के बाद पूरी आबादी विस्थापित हो गई। इजराइल ने पूरे गाजा में ऑपरेशन चलाया। जब वे किसी शहर में ऑपरेशन चलाते थे तो पूरी आबादी को शहर छोड़ने के लिए कहा जाता था।
इसराइल ने गाजा के स्कूलों, मस्जिदों और रिहायशी इमारतों में भी बेहिसाब बमबारी की। 4 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा मलबा जमा है। यूएन का अनुमान इसको साफ करने में 14 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। गाजा में खाने की भारी कमी, भुखमरी के हालात, ज्यादातर लोग बाहरी मदद पर निर्भर, पर बाहरी मदद पर इसराइल का पहरा, उसकी इजाजत के बिना कोई सामान यहां नहीं पहुंच सकता। मानवाधिकार संगठनों का आरोप, इसराइल आवाजाही में अड़ंगा लगा रहा है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है रीजनल कन्फ्लिक्ट का। इसराइल हमास जंग का दायरा तेजी से फैला। 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास को सपोर्ट देने का ऐलान किया था और कहा कि हम इसराइल का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जब तक गाजा में बमबारी बंद नहीं होती तब तक ये हमला करते रहेंगे। हिजबुल्लाह के हमले उत्तरी इसराइल तक सीमित थे। हालांकि इसके चलते लगभग 70,000 इसराइली नागरिकों को भी विस्थापित होना पड़ा, सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाना पड़ा। इससे इसराइल के घरेलू मोर्चे पर राजनीति में भी नाराजगी बढ़ी। फिर सितंबर 2024 में उसने जंग का फोकस गाजा से हटाकर लेबनान पर शिफ्ट कर दिया। 30 सितंबर को उसने अपनी ग्राउंड फोर्स साउथ लेबनान भेजी और तब से दोनों के बीच सीधी जंग चल रही है। गाजा और लेबनान के अलावा एक और फ्रंट खुला, ये यमन में था। 31 अक्टूबर 2023 को यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ जंग की घोषणा की। हूती एक चरमपंथी शिया संगठन है। 2015 से यमन के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा है। यमन की सीमा लाल सागर से लगती है, रेड सी से, और इसी रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार होता है। 7 अक्टूबर के बाद से हूती विद्रोहियों ने कई देशों के जहाजों पर हमला किया है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर इस तरह के हमलों का असर पड़ा है। अगला बिंदु, हमास, हिजबुल्लाह और हूती तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। ये संगठन इसराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ हमले करता रहा है। इसको पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ईरान देता है। ईरान पिछले 45 बरस से इसराइल का जानी दुश्मन है। वो अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। गाजा वॉर के बाद उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिव किया, हमले बढ़ाए और इसी दौरान ईरान ने 2 बार इसराइल पर डायरेक्ट हमला भी किया। अक्टूबर 2023 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ईरान का पिछला हमला 1 अक्टूबर 2024 की रात हुआ। इसराइल उसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है। आशंका है कि कोई भी अगला कदम रीजनल वॉर को जन्म दे सकता है। तीसरा बिंदु है ऑपरेशंस। पिछले 1 बरस में कई हाई प्रोफाइल हत्याओं और ऑपरेशंस में इसराइल का नाम आया। इनमें कुछ बड़े नाम रिवाइज करते हैं। 2 जनवरी 2024 सालेह अल अरूरी, ये हमास का डेप्टी पॉलिटिकल लीडर था, बेरूत में हवाई हमले में मारा गया। अल अरूरी हमास और हिजबुल्लाह के बीच पुल का काम कर रहा था। फिर 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हुई। वो कुद्स फोर्स के लिए काम करता था। कुद्स फोर्स IRGC की सबसे इलीट यूनिट है। जाहिदी ने सीरिया और लेबनान में इसको लीड किया था। ईरान ने जाहिदी की हत्या का आरोप इसराइल पर लगाया। 2 हफ्ते बाद उसने 300 से ज़्यादा मिसाइलें भी दागी, हालांकि इसके बारे में पहले से आगाह भी कर दिया था। फिर तारीख में आता है 30 जुलाई 2024। इसराइल ने बेरूत में फुआद शुक्र की हत्या की। वो हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। 30-31 जुलाई 2024 की दरमियानी रात फिर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या हुई। दिस वॉज बिग। वो मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। जिस कमरे में वो ठहरा था उसी को उड़ा दिया गया। इस हत्या का आरोप भी इसराइल पर लगा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। इसके बाद आती है 27 सितंबर की तारीख, साल 2024। इस रोज इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमबारी की। हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरल्लाह और गुट के कई सीनियर कमांडर्स की इसमें मौत हुई। इसमें IRGC के सीनियर कमांडर अब्बास नील फरशाम भी थे। फिर 4 अक्टूबर को इसराइल ने बेरूत पर एक और हमला किया। इस दफा हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हाशिम सफेदीन को निशाना बनाया गया। सफेदीन अगला हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में है। हमले के बाद से उसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। इसके अलावा कुद्स फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी को लेकर भी संशय बना है। चर्चा है कि हमले के वक्त वो बेरूत में था। हालांकि ईरान ने कहा कि कानी स्वस्थ है। इन घटनाओं ने बीच बीच में हालात को भड़काया भी है। चर्चा है कि इसराइल 1 अक्टूबर के अटैक का बदला लेने के लिए किसी ईरानी नेता को भी निशाना बना सकता है। चौथा बिंदु, यह है पार्टनर्स का। हमास की मदद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने की। ये गुट फिलिस्तीन तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने हमास के सपोर्ट में हमले जरूर किए। इसराइल की मदद किसने की? सबसे ज्यादा मदद अमेरिका से मिल रही है। पिछले 1 बरस में अमेरिका ने लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भेजी। ये लिमिट जंग से पहले 30,000 करोड़ रुपए पर फिक्स की गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपनी सेना पर 40,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए। जंग से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 34,000 सैनिक थे। अगस्त 2024 में उनकी संख्या 50,000 के पार चली गई है। 5वां बिंदु, यह संघर्ष विराम का। पिछले 1 बरस में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत चली। नवंबर 2023 में अस्थायी संघर्ष विराम हुआ। 7 दिन के लिए लड़ाई रुकी। इस दौरान 100 से ज्यादा बंधक छूटे। एक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। लेकिन 7 दिन के बाद लड़ाई फिर शुरू हो गई और उसके बाद से संघर्ष विराम नहीं हुआ। हमास पूर्ण युद्ध विराम पर अड़ा है, लेकिन इसराइल हमास के खात्मे से पहले रुकने के लिए तैयार नहीं। इसलिए
पूर्ण युद्ध विराम पर हामी नहीं। ये 1 बरस की जंग की संक्षिप्त कहानी है। अब एक्सपर्ट कॉर्नर का रुख करते हैं। हमने इस मामले को विस्तार से समझने के लिए बात की बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से और पूछा 1 बरस की जंग ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को किस मोड़ पर पहुंचाया है? क्या ये पहले से ज्यादा जटिल हो गया है? देखिए, एक तरफ से अगर देखा जाए एक तरीके से तो ये विवाद पहले से जटिल हुआ है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों में जो ज्यादा कट्टरपंथी लोग थे उनका ज्यादा दबदबा है। जितने लोग दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज की बात करते थे, समझौते की बात करते थे, हमास की तरफ या फिर फिलिस्तीनियों की तरफ, लार्जर लेवल पर अगर फिलिस्तीनियों की तरफ देखें तो समझौते की बात करने वाले या तो अब बहुत दब गए हैं या फिर इजराइल के एक्शंस की वजह से अब वो पिक्चर में नहीं है। जैसे खालिद मिशाल हो, जो कि अब उतना उनका कोई ओपिनियन नहीं रहता, या फिर हमास के लीडर हो जिनका असैसिनेशन हो गया तेहरान में। अब इन सब चीजों की वजह से फिलिस्तीन की तरफ से देखा जाए, पैलेस्टीनियंस की तरफ से देखा जाए, तो अब समझौते की तरफ मजबूरी में भले ही बात उठती हो, लेकिन समझौता करने वाले लीडर्स जो थे पहले, अब वो उतने पावरफुल नहीं रहे। अगर हम इजराइल की तरफ से देखें तो इजराइल की तरफ से भी यही हुआ है कि पिछले 1 साल में जितना नुकसान इजराइल का हुआ है, इजरायली मिलिट्री का हुआ है, या 7 अक्टूबर को जो 1200 लोगों की हत्या हुई हमास के हाथों, या फिर उसके बाद अब उत्तरी सीमा पे देखा जाए तो हिजबुल्लाह के अटैक्स की वजह से जो 63,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, इन सब कारणों की वजह से ऐसा लगता है कि नेतन्याहू सरकार का चाहे जितना क्रिटिसिज्म हो जाए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लोग सड़कों पे उतर आए हर वीकेंड पे, लेकिन इस सरकार को अभी हटाने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। और उस वजह से नेतन्याहू सरकार की और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की खासकर समझौता करने की कोई मंशा दिख नहीं रही है, और बिना समझौता के ये स्थिति और जटिल ही होती जाएगी। इजराइल हमास वॉर के चलते लेबनान में जंग शुरू हुई। ईरान के साथ जंग की आशंका है। यमन से हुती विद्रोहियों का अटैक है। इस जंग ने पिछले 1 साल में मिडिल ईस्ट को कैसे बदला? कौन ज्यादा ताकतवर या कमजोर साबित हुआ? देखिए, 2 कंट्रीज का मैं नाम लूंगा, 2 देशों का। एक, इजराइल अभी भी बहुत स्ट्रांग है, इजराइल बहुत कमजोर नहीं हुआ है। इजराइल की जितनी एक इमेज थी कि उनके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल है, वो जरूर थोड़ी सी वीक हुई है, लेकिन किसी को ना पहले शक था, ना होना चाहिए था, और ना अब होना चाहिए कि इजराइल रिटेलिएट करने की पूरी ताकत रखता है, चाहे वो ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करना हो या हुथीज के खिलाफ रिटेलिएट करना हो। तो इजराइल की जितनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज थी वो 7 अक्टूबर 2023 को उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी खुफिया एजेंसीज की जो इमेज थी, उनके इंटेलिजेंस की जो इमेज थी, उसको 7 अक्टूबर 2023 को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन बहुत हद तक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी उस इमेज को दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया है। जिस तरह उन्होंने तेहरान में अटैक किया, जिस तरह उन्होंने बेरूत में अटैक करके, जिस तरह उन्होंने हिजबुल्लाह का जो लीडर थे हसन नसरल्लाह, उनका असैसिनेशन किया, ये सारी चीजें बिना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस के नहीं हो सकती थी। तो 1 साल के बाद मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ताकत आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग खड़ी है तो वो इजराइल ही है। हूथीज अब भी अटैक कर सकते हैं, ईरान अब भी अटैक कर सकता है, इजराइल को अब भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल एक बैलेंस शीट की तरह देखा जाए तो इजराइल पहले भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है। उनके हथियारों की जो सप्लाई आती है अमेरिका से, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। उनके एयरफोर्स के ताकत में कोई कमी नहीं हुई है। कुछ कमियां जरूर निकल के आई हैं उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, स्पेशली एरो 2 और एरो 3 में, या फिर डेविड स्लिंग में, लेकिन वो जितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं वो जरूर इस पे काम करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को उनके इंटेलिजेंस की जो कमी निकल के आई थी उस पर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर कोई कमजोर पड़ा है पिछले 1 साल में तो वो हमास है जो बहुत कमजोर हुआ है, हिजबुल्लाह है जो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया है, ईरान है जो काफी हद तक कमजोर हुआ है। खासकर इजराइल की तरफ रिटेलिएट करने की ताकत के बारे में अगर बात करें तो कमजोर पड़ा है, और सबसे ताकतवर अगर कोई निकला है तो वो इजराइल ही। गाजा वॉर में ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इजराइल का साथ दिया। सैन्य डिप्लोमेटिक मदद देने में बैरियर नहीं लगा। इसकी वजह से गाजा में वैसी चीजें भी हुई जिसे वॉर क्राइम के दायरे में रखा जा सकता है। मसलन हजारों मासूम बच्चों की मौत, अस्पताल और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, मानवीय मदद में देरी। इसको लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना भी हुई। फ्रांस जैसे देश तो अब खुलकर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और कर रहे हैं संघर्ष विराम की मांग। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल की आलोचना लंबे समय तक कायम नहीं रही।
एक्सपर्ट से समझते हैं क्या पश्चिमी देशों के सामने इजराइल को लेकर किसी तरह की दुविधा है, क्या आने वाले वक्त में उनके स्टैंड में बदलाव हो सकता है। 1948 में इजराइल बना है, बल्कि 1948 से पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और होलोकॉस्ट के बारे में पता चला था पूरी दुनिया को, तब से ही एक बहुत बड़ी दुविधा में रहे हैं विदेशी ताकतें, स्पेशली पश्चिमी देश, और वो आज तक चल रहा है। वो दुविधा ये है, खासकर यूरोपियन देशों के मामले में दुविधा ज्यादा एप्लीकेबल होती है। वो दुविधा ये है कि किस हद तक पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट किया जाए और किस हद तक इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है ताकि वो फिलिस्तीनियों को एक देश दे सके। अब इस दुविधा का अगर हम प्रैक्टिकल तरह से देखें तो मतलब क्या निकलता है, अगर फिलिस्तीनियों की तरफ से कोई भी अटैक ना हो तो पाश्चात्य देशों के लिए वो दुविधा को हैंडल करना आसान हो जाता है। फ्रांस, जर्मनी, यूके या पूरा यूरोपियन यूनियन इजराइल के ऊपर दबाव बना सकता है कि देखिए फिलिस्तीनियों की तरफ से आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, आप कुछ स्टेप लीजिए ताकि उनको भी कुछ पॉलिटिकल पावर दी जा सके और अगर हो सके तो उनको एक देश दिया जा सके, फिलिस्तीन नाम का देश बनाया जा सके। इस तरह की सिचुएशन में इजराइल हमेशा एक बैकफुट पे होता है, इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। बट जैसे ही फिलिस्तीनियों की तरफ से कोई अटैक होता है, इजराइल के ऊपर से वो प्रेशर खत्म हो जाता है, क्योंकि तब इजराइल ये कहने लगता है कि देखिए फिलिस्तीनी सिर्फ एक इनोसेंट विक्टिम नहीं है, फिलिस्तीनियों के अंदर ही टेररिस्ट भी हैं जैसे हमास। अब हम हमास जैसे टेररिस्ट जो कि फिलिस्तीनियों का पार्ट है उनसे बात नहीं करेंगे। और जैसे ही इजराइल ये बात कहता है वैसे ही पश्चिमी देश बैकफुट पे आ जाते हैं और वो इजराइल के ऊपर दबदबा या किसी तरह का दबाव नहीं बना पाते, कोई प्रेशर नहीं बना पाते। इजराइल वो दबाव नहीं झेल सकता जब फिलिस्तीनी सिर्फ पीसफुल रहते हैं। अब फिलिस्तीनियों के बीच भी जो यंग लोग हैं वो बहुत लंबे टाइम तक पीसफुली प्रेशर नहीं बना पाते, एक शांतिपूर्वक तरीके से बात नहीं कर पाते, उनका गुस्सा निकल के आता है और वो कोई ना कोई अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो विदेशी ताकतों में, खासकर यूरोपियन देशों में जो दुविधा है वो चलती आती है। यही हमने पिछले एक साल में भी देखा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो किया उसके बाद सारी विदेशी ताकतों ने खुल के इजराइल का सपोर्ट किया और फिलिस्तीनियों का, खासकर हमास का क्रिटिसिज्म किया। फिर बदले में जिस तरह की मिलिट्री एक्टिविटी इजराइल ने की, 1 महीने के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे पाश्चात्य देश अब फिर कहने लगे इजराइल को कि थोड़ा सा ढांढस बांधिए, इतना अटैक मत करिए, इतने सारे सिविलियंस की जान मत लीजिए। फिर उसके बाद जब हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ तो यही विदेशी ताकतें फिर से प्रो इजराइल हुई। अब जब इजराइल का अटैक बहुत ज्यादा होता लग रहा है तो फिर से धीरे धीरे इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप पूरे 1 साल के 4 या 5 अलग अलग इंस्टेंस में, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हो या अमेरिकन हो, उनका अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ लें तो आपको ये लगने लगेगा कि इन देशों के लीडर्स का भी कोई एक फिक्स स्टैंड नहीं है। और वो बिल्कुल समझने लायक है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि आप एक स्टैंड नहीं ले सकते। ना तो आप खुल के ये कह पाओगे कि हम प्रो फिलिस्तीनी हैं, ना आप खुल के कह पाएंगे कि हम प्रो इजरायली हैं, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और ये सिचुएशन तब तक चलती रहेगी जब तक फिलिस्तीनियों के बीच मतभेद रहेंगे, जब तक इजराइल एक शांतिपूर्वक तरीके से फिलिस्तीनियों से बात करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक ये दुविधा चलती रहेगी। इजराइल हमास जंग में भारत के स्टैंड को कैसे देखा जाना चाहिए, एक बरस बाद भारत के लिए क्या चुनौतियां और अवसर हैं। यूक्रेन के मामले में हम 2 देशों के बीच जंग देख रहे हैं और इजराइल के मामले में हम एक देश और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में जंग देख रहे हैं। ये जरूर है कि हमास फिलिस्तीनियों का पार्ट है, लेकिन हमास सारे फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। और हमास को कैसे डील करना ये भी अपने आप में दुविधा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, और हमास एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस है कि नहीं है। हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्टैंड है उसके बारे में। हमारे देश का, हमारी सरकार का ये मानना है कि हम फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन क्या 2 स्टेट सोल्यूशन लेने के लिए फिलिस्तीनियों को किसी तरह का अटैक करना चाहिए? हमारा क्लियर स्टैंड है कि नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से हम उतना क्लियरली इस जंग के मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाए हैं जितना हमने रूस और यूक्रेन के मामले में दिया है। हम किसी भी तरह का सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। अगर कोई हमसे चाहता है कि हम मध्यस्थता करें ईरान और इजराइल के बीच, तो हम कर सकते हैं। लेकिन यही कॉन्फिडेंस हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि इजराइल और हमास 2 कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं है, इजराइल और हिजबुल्लाह भी 2 कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं है। हम वहां पे उतना कॉन्फिडेंसली मध्यस्थता करने की बात नहीं करेंगे। ये तो रही डिप्लोमेटिकली। हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है पिछले 1 साल में, जिसका भय अभी भी कायम है, वो है हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है।
खासकर अगर इजराइल ईरान पे कुछ इस तरह का अटैक करे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक होता है, या ईरान के ऑयल इंडस्ट्री पे अगर अटैक होता है, और उस अटैक के बदले ईरान फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे या पर्शियन गल्फ के शिपिंग पे अटैक करता है, तो उसका सीधा सीधा असर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तेल की कीमतों पे आएगा, जिसका सीधा सीधा नेगेटिव असर हमारे ऑयल इंपोर्ट्स के खर्चे पे पड़ता है, और उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। एक बहुत बड़ा असर ये भी है कि पिछले 1 साल में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ से वर्कर्स, इंडिया से वर्कर्स, खासकर ऐसे स्टेट से जैसे हरियाणा या पंजाब या राजस्थान से बहुत सारे वर्कर्स अब इजराइल जाने लगे हैं। जो पैलेस्टीनियंस काम पहले करते थे, पिछले 1 साल में उस तरह की जॉब्स अब इंडियंस वहां जाके करने लगे हैं। किसी भी तरह का मेजर अटैक अगर इजराइल पे होता है, चाहे वो रॉकेट अटैक हो, चाहे वो ग्राउंड अटैक हो, तो कुछ खतरा हमारे उन वर्कर्स के ऊपर भी होता है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी सरदर्दी बन गया है। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू से जुड़ी है, जो भारत की राजकीय यात्रा पर है। बतौर राष्ट्रपति उनका दूसरा भारत दौरा। पहली बार जून 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। मोइज़ू का दौरा 6 अक्टूबर को शुरू हुआ। उन्होंने पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद 7 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे। इसके बाद मोइज़ू महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट गए। फिर उनका काफिला हैदराबाद हाउस पहुंचा, जहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $40 करोड़ का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ। इससे मालदीव को फॉरेन रिजर्व मिलेगा। दरअसल मालदीव के पास अब $44 करोड़ का फॉरेन रिजर्व रह गया, जिससे अगले 1.5 महीने तक आयात संभव है। भारत की मदद के बाद उसे राहत मिलेगी। इनसे अलावा रुपे कार्ड और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया गया। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया और ये बयान दिया। मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. मोहम्मद मोइज़ू का भारत दौरा 10 अक्टूबर तक चलेगा। उनका नई दिल्ली और उसके बाद आगरा, बेंगलुरु और मुंबई जाने का प्लान है। ये दौरा खास क्यों है? मालदीव भारत के सबसे अहम पड़ोसी देशों में है। दोनों देशों के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं, लेकिन मोइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें दरार पैदा हुई। मोइज़ू ने नवंबर 2023 में शपथ ली। पूरा चुनाव कैंपेन इंडिया आउट के इर्द गिर्द था। कुर्सी संभालते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने की मुहिम चलाई। ये सैनिक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की देखरेख के लिए मालदीव में थे। दूसरी चीज़, मोइज़ू ने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत के बजाय तुर्की को चुना। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते थे। तुर्की के बाद उन्होंने चीन का दौरा किया, हथियारों की डील की, लेकिन भारत से दूरी बनाकर रखी। फिर जनवरी 2024 में उनकी सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की आपत्तिजनक। मोइज़ू ने इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किया, लेकिन रिश्ते पटरी पर नहीं लौटे। इस प्रकरण के बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव कैंपेन चला। इससे मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। मोइज़ू ने हालिया दौरे में भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील की। खैर, मई 2024 में सभी भारतीय सैनिक मालदीव से निकल गए। उनकी जगह टेक्निकल स्टाफ ने ली। फिर जून में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को वो बुलाते रहते हैं। मालदीव को भी न्योता भेजा गया। मोइज़ू ने स्वीकार किया और समारोह के बाद पीएम मोदी से अलग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश बनी। इसके बाद अगस्त में विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया और अब मोइज़ू भारत के दौरे पर आए। उम्मीद की जा रही है इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे और इंडियन ओशन रीजन में चीन के दखल को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। आज की दुनियादारी में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी ज़रूरी और दिलचस्प खबरों के लिए हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।